हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ गाइस, आपकी सेकंड बुक का। ये गाइस बात करें फिफ्थ चैप्टर है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर है। हालांकि चैप्टर नंबर 6 हुआ करता था। आपको पता है कि आपका जो वन पार्टी एरे सिस्टम डिलीट होने की वजह से 2021 सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर नंबर गाइस 5 हो चुका है। इस चैप्टर का गाइस नाम भी बदल चुका है, आपको बता देता हूँ। उसका प्रीवियस नेम हुआ करता था लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब इसका वर्तमान में गाइस न्यू नेम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। तो इस चैप्टर में गाइस बता दें नाम बदला है, कुछ न्यू टॉपिक भी ऐड हुए हैं। और ये चैप्टर गाइस इस बुक का आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि गाइस यहाँ से आपातकाल के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये कहीं गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा गाइस सोने पे सुहागे होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं एक एक चीजें गाइस आपको डिटेल में बताऊंगा, और वो क्वेश्चन गाइस आपके आते ही आते हैं, चाहे आप कोई से ही पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो गाइस ये चैप्टर का बता दूं पार्ट 1 है, 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो गाइस चैप्टर में हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, कहाँ से हम एंडिंग करेंगे, कौन से नए टॉपिक ऐड हुए हैं, सबसे पहले आप वो देखो, देन हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। सबसे पहले गाइस बता दूं इस चैप्टर के अंदर हमारा टोटली बताया गया है आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी के बारे में। 1975 में जब इमरजेंसी लगाई जाती है भारत में, राष्ट्रीय आपातकाल, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले, क्या घटना इस समय पे घटी थी, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर भी हम देख लेते हैं कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत में गाइस आपातकाल क्यों लगाया गया, उसके क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम रहे। कारण को लेकर, परिणाम को लेकर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है। अभी से लिख के रख लो, आगे एक हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपातकाल के पक्ष में और विपक्ष में तर्क, यानी कि जब आपातकाल लगाया गया तो भारत में क्या वो जरूरी था या ऐसा करना जरूरी नहीं था, इसके बारे में हम लोगों की राय देखेंगे। आपातकाल से क्या सबक मिले भारत को, ये भी हम देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और आपातकाल के बाद गई शाह जांच आयोग की स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना क्यों की गई थी और इसके क्या कार्य थे, इसके बारे में गाइस हम बात करेंगे। शाह जांच आयोग क्या था, ये भी हम देखेंगे। और 1977 पश्चात कांग्रेस पार्टी की हार के क्या कारण थे, या 1977 के बाद 1977 के बाद यानी कि केंद्र लेवल पे पहली बार विपक्षी दलों की सरकार बनने के क्या कारण थे, ये हम कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे। यहाँ से भी 6 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बताऊंगा पढ़ाते हुए। और यहाँ से भी गाइस आता ही आता है कि आपातकाल के कारण क्या थे और परिणाम क्या निकले। तो ये थे गाइस हमारे प्रीवियस टॉपिक जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं और पढ़ते ही रहेंगे। न्यू टॉपिक कौन से आपके ऐड हुए हैं तो मैंने लिखे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। राम मनोहर लोहिया के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ाऊंगा। और उसके समाजवाद के बारे में पढ़ना है, समाजवाद के बारे में वो क्या बताते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बड़े ही जाने माने राजनेता रहे हैं भारत में। ठीक है, और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। संपूर्ण क्रांति क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में भी गाइस हमें डिटेल में पढ़ना है। तो गाइस ये आपके कुछ 3 राजनेता हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और ये आपके न्यू टॉपिक्स हैं। प्रीवियस टॉपिक मैंने गाइस आपको बता दिए कहाँ से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, कहाँ से एंडिंग करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से गाइस आपको बताने वाला हूँ आप ही की लैंग्वेज में। तो चलो अपने चैप्टर को हम शुरू कर लेते हैं। तो गाइज अब हम अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं 1971 के बाद किस तरीके से भारत की राजनीतिक व्यवस्था बदलती है, किस तरीके से भारत की राजनीतिक व्यवस्था आगे चलती है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया गाइस कि हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है ना, इसमें केवल और केवल हम गाइस भारतीय राजनीति के बारे में ही बात करने वाले हैं कि कैसे जो है भारत में लोकतंत्र कायम होता है, कैसे चुनाव होते हैं। फर्स्ट चैप्टर से हम देखते आ रहे हैं। तो अभी तक गाइस आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ही दिया होगा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि 1952 से लेकर 1962 तक एक ही पार्टी का भारत में क्या है दबदबा रहता है। वो कौन सी पार्टी होती है गाइस, कांग्रेस पार्टी, जिसको हम गाइस क्या कहते हैं, कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर या एक दल के प्रभुत्व का दौर हम कहते हैं, क्योंकि एक ही पार्टी को गाइस बार बार चुनाव में जीत मिलती है। लेकिन 1967 में हमने पढ़ा था गाइस अपने प्रीवियस चैप्टर में कि उसको एक झटका लगता है, बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी हार जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, इंदिरा गांधी दोबारा से कम बैक कर लेती है। 1971 के चुनाव में गाइस क्या होता है, उसको दोबारा जोरदार समर्थन मिलता है, वो गरीबी हटाओ का नारा देती है, दोबारा से कांग्रेस पार्टी का खोया हुआ रुतबा वापसी आ जाता है। तो हम प्रीवियस चैप्टर में ये सारी चीजें भारतीय राजनीति के बारे में हम 1971 तक पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे गाइस हम बात करेंगे 1971 के बाद किस तरीके से भारत में व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं बदल रही थी। तो गाइस यहाँ पे देखिए 1971 के बाद गाइस क्या होता है, भारत में कांग्रेस पार्टी के लिए और भारत के लिए 1971 के बाद का जो राजनीतिक समय रहा ना, भारत के लिए बहुत बेकार रहा। क्योंकि 1971 के बाद गाइस भारत में एक तो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा दिक्कतें चलती रही थी। ठीक है, दूसरा गाइस क्या था, भारत की जो राजनीति थी, राजनीतिक व्यवस्था में भी बहुत सारे डामाडोल हो रहे थे। राजनीतिक व्यवस्था गाइस बहुत तेजी से भारत की बदल रही
रही थी और आगे चल के दोबारा से कांग्रेस पार्टी को क्या होता है, चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है और पहली बार गाइस क्या होता है, केंद्र लेवल पर विपक्षी दल जो होते हैं उनकी सरकार बन जाती है। तो यहाँ पे गाइस हम बात करेंगे 1971 के बाद कौन कौन से ऐसे कारण थे जिस वजह से भारत की राजनीतिक व्यवस्था बदल रही थी और आगे चलकर उसी वजह से गाइस क्या होता है, देश में आपातकाल लगाया जाता है। तो कह लीजिए कि हम आपातकाल के कारण ही पढ़ेंगे ये, ठीक है, जो हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से 1971 के बाद भारत में जो था राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बदल रही थी और जिस वजह से भारत में जो था आपातकाल लगाया जाना पड़ा था। तो गाइस मैंने कुछ कारण लिखे हैं, 2-2 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं उसकी व्याख्या करके आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ आप ध्यान से समझते जाइएगा। जहाँ जहाँ पे गाइस मैंने आपको अच्छे से नोट डाउन करने का बताऊंगा तो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो कारण हम सबसे पहले देख लेते हैं, आपातकाल के क्या कारण थे, कब लगा, ये हम सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो गाइस क्या होता है 1971 के बाद क्या होता है, आपको पता ही होगा 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिसे हम 1971 में बांग्लादेश युद्ध भी बोलते हैं। वो क्यों होता है आपको पता ही होगा गाइस, क्योंकि जो पाकिस्तान था वो 2 भागों में बटा हुआ था आज़ादी के बाद, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो आज का पूर्वी जो हमारा बंगाल है वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। जब पश्चिमी पाकिस्तान की सेना उस पर दबाव डाल रही थी सत्ता स्थापित करने के लिए, तब गाइस क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़ाई होती है, जिसमें गाइस क्या होता है, पाकिस्तान की जो पश्चिमी पाकिस्तान की सेना होती है भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देती है, पाकिस्तान की सेना भारत के सामने हार जाती है और उससे गाइस क्या होता है कि वहां के जो पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 80 लाख शरणार्थी जो होते हैं गाइस, लगभग 80 लाख शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान के भारत में शरण लेते हैं और इंदिरा गांधी उस समय पर प्रधानमंत्री होती है, वो शरण भी देती है, उनको आर्थिक और राजनीतिक सहयोग देती है इन शरणार्थियों को, बांग्लादेश को, ठीक है, जिस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत में इतनी दिक्कतें चल रही थी आर्थिक रूप से, अब इवन इतने सारे लोग और जब भारत में आगे गए तो इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था पर भारत के प्रभाव पड़ा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। और इसी समय गए देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें भी बढ़ने लगी थी। आपको पता है कि भारत जो अरब देशों से बहुत ज्यादा मात्रा में तेल मंगाता है, तो एक चीज गाइस यहाँ पे आपको याद रखनी है, जब भी गाइस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती है ना, तो बहुत सारी चीजों पर उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो तेल की कीमतें जब बढ़ी गाइस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो इससे गाइस क्या हुआ, देश में विभिन्न चीजों के दाम बढ़ने लगे, दाम बढ़ने के साथ साथ देश में गाइस क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ने लगी। अब बेरोजगारी भी बढ़ने लगी, साथ ही साथ गाइस क्या हुआ, चीजों के दाम बढ़ने लगे, आपके पास पैसा भी कम है और आपके पास क्या है गाइस, दूसरी तरफ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है आर्थिक रूप से प्रॉब्लम तो आएगी। तो इस सब का कारण जो था सरकार को हम जिम्मेदार मान रहे थे, ठीक है। तो गाइस देश में बेरोजगारी बढ़ी, वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे, पहला ये कारण था जिस वजह से आपातकाल लगाना पड़ा। तो ये पहला एक है 1971 का बांग्लादेश युद्ध, जिसमें लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत में आए और जिससे अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि देश में गाइस एक तरफ जहां चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे वही क्या हो रहा था, बेरोजगारी भी देश में बढ़ने लग रही थी। दूसरा था गाइस आपकी मानसून की असफलता। मानसून की असफलता का मतलब है, आपको पता होगा कि हमारे देश में जो था कृषि पहले भी और अब भी मानसून पर डिपेंड रहती है, यानी कि वर्षा पर डिपेंड रहती है। तो ऐसे में गाइस क्या हुआ, जब देश में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, और दूसरा गाइस एक कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा और बुरा हुआ कि 1972 और 73 में गाइस देश में मानसून ही नहीं रहा, मानसून टाइम पर ही नहीं आया, जिस वजह से गाइस क्या हुआ, कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आ गई और कृषि उत्पादन लगभग 8% से भी कम हो गया। तो देश में गाइस क्या हुआ, कृषि ज़्यादा मात्रा में होती थी उस टाइम पीरियड में, कृषि पर ही भारत डिपेंड था। अब कृषि ही बहुत ज़्यादा मात्रा में कम होने लगी, तो सिंपल सी बात है देश की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो एक ये कारण था जिस वजह से आगे चल के आपातकाल लगाना पड़ा हमें। दूसरा है गाइस आपका छात्र आंदोलन। तो छात्र जो थे गाइस इस टाइम पीरियड में वो बहुत ज़्यादा आगे उभर कर आते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस टाइम पीरियड में। वो गाइस क्या करते हैं, बेरोजगारी और वस्तुओं के बढ़ते दामों व भ्रष्टाचार को लेकर गाइस जगह जगह देश में गाइस क्या करते हैं, छात्र आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। 1974 की बात बता रहा हूँ आपको मैं, ये 1974 में गाइस क्या करते हैं, छात्र देश के अलग अलग भागों में बेरोजगारी को लेकर, वस्तुओं के जो दाम बढ़ रहे थे, बेरोजगारी को लेकर आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली जो आंदोलन होते हैं छात्र आंदोलन, बिहार में देखने को मिलते हैं और गुजरात में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, बिहार में जो आंदोलन चलाया जाता है छात्र आंदोलन, वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाया जाता है। किसके नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाया जाता है। तो बिहार के जो छात्र होते हैं वो इनको न्योता देते हैं कि आप आइए हमारे आंदोलन का समर्थन कीजिए, क्योंकि एक आंदोलन जब भी चलाया जाता है तो उसको एक राजनेता की या एक नेता की बहुत आवश्यकता होती है, तभी वो एक आंदोलन सफल आंदोलन बन पाता है, ठीक है।
तो गाइस क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण को छात्र न्योता भेजते हैं कि आप हमारे आंदोलन का हिस्सा बने। तो ये गाइस 2 मांगे रखते हैं, ये आपको याद रखनी है कि जब वो बिहार आंदोलन में इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने 2 मांगे क्या रखी। पहली मांग उन्होंने ये रखी, नोट डाउन कर लेना, कि जो बिहार में जो आंदोलन चलाया जाएगा वो हिंसक नहीं होगा, वो अहिंसक होगा, मतलब उसमें किसी प्रकार की हम हिंसा नहीं करेंगे। इससे पता चलता है गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे ये, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि ये जो आंदोलन होगा, ऐसा नहीं कि बिहार में समस्या आ रही है बल्कि पूरे देश में समस्या आ रही है, वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो इस आंदोलन को हम बिहार तक नहीं बल्कि पूरे देश में फैला देंगे। तो 2 मांगे जयप्रकाश नारायण ने रखी और ये आंदोलन जो था बिहार में काफी व्यापक रूप से चलाया गया, सरकार पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला इस आंदोलन ने। और जयप्रकाश नारायण का इसका करते हैं 1975 में, ठीक है, देश की सबसे बड़ी संसद मार्च निकालते हैं 1975 में। गाइस क्या करते हैं, बहुत सारी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर संसद मार्च निकालते हैं और देश की सबसे बड़ी संसद मार्च इसे कहा जाता है। इसी तरीके का गाइस छात्र आंदोलन हमारा गुजरात में देखने को मिलता है। गुजरात में जो आंदोलन चलता है वो मोरारजी देसाई, जो कि एक जाने माने राजनेता थे, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चलाया जाता है। तो इस आंदोलनों की वजह से गाइस क्या होता है, देश में हिंसक गतिविधियां तो नहीं बढ़ती है, कह लीजिए कि अशांति का माहौल उत्पन्न हो जाता है, अस्थिरता फैलने लग जाती है, राजनीतिक व्यवस्था हमारी डामाडोल होने लगती है, ठीक है। आगे चल के गाइस ये छात्र आंदोलन भी क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने का कारण बनता है। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि 1974 में छात्र क्या करते हैं, बेरोजगारी को लेकर, वस्तुओं के बढ़ते दामों को लेकर, भ्रष्टाचारों को लेकर जगह जगह आंदोलन करने शुरू करते हैं। स्पेशली 2 आंदोलन हमने यहाँ पे पढ़े, एक बिहार में होता है, एक गुजरात में होता है। बिहार में जो होता है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में होता है, जिसमें वो 2 मांग रखते हैं और ये आंदोलन काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। इसी संदर्भ में गाइस क्या होता है, इसी टाइम पीरियड में जो रेल के कर्मचारी होते हैं वो भी पीछे नहीं हटते। 1974 में गाइस क्या होता है, 1974 में ही रेल के कर्मचारी गाइस हड़ताल करना शुरू कर देते हैं, रेल को बंद करते हैं। क्यों करते हैं, बोनस और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर। उनके जो बोनस थे जो उनको दिए जाने थे वो भी नहीं मिले थे और बेहतर सुविधाओं की जो उनको आश्वासन दिया गया था वो भी इनको टाइम पर पूरा जब नहीं किया गया था, तो रेल के कर्मचारी भी इस चीज़ों से गाइस काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर गाइस क्या करते हैं, वो जॉर्ज फर्नांडिस, ये आपको नाम याद रखना है, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में गाइस क्या करते हैं, हड़ताल शुरू कर देते हैं और रेल चक्का जाम कर देते हैं। लगभग 20 दिनों तक रेल बंद रहती है हमारे देश में। अब आप सोच सकते हो, जहां पर देश में सबसे ज़्यादा व्यापार जो आवागमन है रेल के द्वारा ही होता है, ऐसे में रेल को रोक दिया जाए वो भी 20 दिन तक, तो कितनी दिक्कतें आ सकती है। सिंपल सी बात है गाइस। तो 20 दिनों तक क्या हुआ गाइस, रेल का चक्का जाम किया गया, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसमें गाइस क्या हुआ कि 20 दिनों के बाद ये जो रेल कर्मचारी थे इन्हें बिना किसी समझौते के ही वापस हटना पड़ा था। तो ये भी गाइस एक कारण बनता है आगे जाके रेल हड़तालें, जिसकी वजह से आपातकाल लगाया जाता है। क्योंकि गाइस सिंपल सी बात है, जब देश की जनता ही सरकार के खिलाफ आ रही है, देश में क्या क्या कहते हैं अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न कर रही है, तो देश में सिंपल सी बात है आंतरिक गड़बड़ी तो फैलेगी ही, देश में अव्यवस्था फैलेगी। तो इसी वजह से गाइस क्या होता है, आपातकाल लगाया जाता है। और सबसे बड़ा कारण गाइस एक बनता है आगे जाकर आपका, वो बनता है न्यायपालिका से संघर्ष। इस टाइम पीरियड में ही गाइस 1974 में ही, 70 के दशक के आसपास बात करें, सरकार जो है न्यायपालिका से 2 क्वेश्चनों पर बात करती है। वो क्या बात करती है और सरकार न्यायपालिका क्या करती है, उन दोनों ही मांगों को, सरकार की 2 मांगे होती है न्यायपालिका से इजाजत मांगती है, वो दोनों ही मांगों को जब ठुकरा देती है तो सरकार के मध्य और न्यायपालिका के मध्य गाइस क्या होता है, संघर्ष पनप जाता है, जो आगे चल के गाइस क्या होता है, एक आपातकाल का कारण बनता है। क्या पूछती है सरकार, ये आपको जानना है, सरकार इन द सेंस कांग्रेस पार्टी से है, ठीक है। तो क्या सरकार मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, ये सरकार के द्वारा न्यायपालिका से जब पूछा गया तो सरकार ने, न्यायपालिका ने ऐसा बोला कि नहीं, आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप मौलिक अधिकारों में कटौती करो, क्योंकि ये संविधान के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, ठीक है। क्या सरकार संपत्ति के अधिकारों में कोई छेड़छाड़ कर सकती है, जब सरकार ने पूछा कि संपत्ति के अधिकारों में हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की जाती है देश में, उस टाइम पीरियड में होती थी, और इसी वजह से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया मौलिक अधिकारों में से। तब भी न्यायपालिका ने बोला कि नहीं, आप उसमें भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, लेकिन सरकार नहीं मानी, अर्थात कांग्रेस पार्टी नहीं मानी। सरकार के द्वारा गाइस क्या हुआ, नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दिया गया। सरकार ने क्या करा गाइस, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दिया बिना न्यायपालिका की अनुमति के। उसने क्या दलील दी कि हम जो है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो राज्य के कर्तव्य होते हैं, डीपीएसपी, बहुत सारे बच्चों को पता होगा 11th में अगर आपने पढ़ी है ये नीति निर्देशक तत्व, तो इसको हमें गाइस और अच्छा बनाना था। इस वजह से गाइस हमें क्या करना पड़ा, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना पड़ा। जब न्यायपालिका को इस बात की इंफॉर्मेशन मिलती है तो न्यायपालिका क्या करती है, उनके इस प्रयास को गाइस रद्द कर देती है और गैर संवैधानिक करार देकर इसे रद्द कर देती है, जिस वजह से गाइस क्या होता है, न्यायपालिका और सरकार के मध्य मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं, जो आगे चल के गाइस क्या होता है,
आपातकाल का कारण माना जाता है। ठीक है, तो ये गाइस कुछ मुद्दे थे जिस वजह से न्यायपालिका और सरकार के मध्य संघर्ष उत्पन्न हुआ। इसी टाइम पीरियड में गाइस क्या होता है, केशवानंद भारती का जैसी मुकदमा सोल्व होता है। तो उसी टाइम के बाद 1973 में गाइस क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को लेकर चुनाव होने शुरू हो जाते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है हमारे देश में। तो गाइस जो हमारा देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उसके जो सबसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसे बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 1973 में गाइस क्या होता है, उनके पद को लेकर चुनाव होते हैं। तो ऐसे में गाइस हमारे देश में एक परंपरा चलती रही है कि जब भी हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का चुनाव होगा, जिस व्यक्ति को चुना जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो यही देखा जाएगा कि वो सबसे वरिष्ठ हो, ठीक है, और उसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो, उसी व्यक्ति को हम मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, तो ऐसे में हम किसी नॉर्मल व्यक्ति को तो उस पद पर भी नहीं बिठा सकते हैं। ठीक है, तो इस समय में गाइस क्या होता है, 3 उम्मीदवार खड़े होते हैं इस पद के चुनाव के लिए, JS सैलट, KS हेगड़े और AN ग्रोवर। ठीक है, ये नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, JS सैलट, KS हेगड़े और AN ग्रोवर खड़े होते हैं चुनाव को लेकर। लेकिन सरकार गाइस क्या करती है, इन तीनों ही एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को अनदेखा करते हुए सरकार AN रे, न्यायमूर्ति AN रे को गाइस क्या करती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश बना देती है। और इस बात को लेकर गाइस तीनों ही काफी ज्यादा सरकार के खिलाफ होते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं, जिस वजह से दोबारा न्यायपालिका और सरकार के मध्य गाइस क्या होता है, मतभेद उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो ये था गाइस न्यायपालिका और सरकार के मध्य मतभेद कब कब पनपते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, जब वो मांग करते हैं कि हम मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकते हैं, संपत्ति के अधिकार में छेड़छाड़ कर सकते हैं, दोनों ही मुद्दों पर गाइस सरकार को नामंजूर किया गया उसकी मांगों को, तब सरकार और न्यायपालिका के मध्य मतभेद बिगड़े। तो ये भी गाइस एक कारण था जिस वजह से आगे चलकर क्या होता है, आपातकाल लगाया जाता है। एक और है गाइस आपका कारण, वो है आपका नक्सलवादी आंदोलन। अभी नक्सलवादी आंदोलन गाइस क्या होता है, तो इसी टाइम पीरियड में जब देश में इतनी सारी व्यवस्थाएं बदल रही थी, इतने सारे तमाम दिक्कतें आ रही थी देश में, तो गाइस देश के कुछ ऐसे लोग थे जो संसदीय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। वो नहीं मानते कि सरकार को जो है संसद के सिस्टम के माध्यम से देश को चलाना चाहिए, क्योंकि इससे विकास नहीं होगा। वो पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित लोग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोगों का समूह उभर कर सामने आया। तो पश्चिम बंगाल के गाइस क्या होता है, दार्जिलिंग जिले के, ठीक है, 1967 में गाइस क्या होता है, कुछ किसान उभर कर सामने आते, कुछ ऐसे नेता उभर कर सामने आते जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वो क्या गाइस क्या करते हैं, हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और वो छुपकर आंदोलन करते हैं, छुपकर हिंसक घटनाएं करते हैं। इन्हीं लोगों को गाइस नक्सलवादी कहा गया और इनके द्वारा जो हिंसक घटनाएं की जाने लगी उसी को गाइस हम क्या कहते हैं, नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, और आगे चलकर चारू मजूमदार गाइस CPI मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी भी बनाते हैं जो इस नक्सलवादी आंदोलन को और ज्यादा बढ़ावा भी देती है। चारू मजूमदार के बारे में बॉक्स में बता रखा है, तो वहां पे आप थोड़ा सा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है कौन सी पार्टी वो बनाते हैं। ठीक है, तो नक्सलवादी आंदोलन गाइस हिंसक घटनाओं को, प्रवृत्तियों को इन्होंने बढ़ावा दिया, जिससे देश में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। और पहली बार देश में गाइस जो नक्सलवादी आंदोलन थे 1967 में इनका दौर जो था शुरू हुआ। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार जो था देश में कब नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुए, कहाँ से हुए, तो पश्चिम बंगाल से शुरू हुए थे 1967 में। ठीक है, तो ये भी गाइस आगे चल के कारण बनता है जिस वजह से आपातकाल लगाया जाता है। ये गाइस कुछ तमाम कारण है जिस वजह से गाइस क्या होता है, सरकार को मजबूरन जो है आपातकाल लगाना पड़ता है। इसके अलावा भी गाइस कुछ अन्य और कारण है, तो ये आपको गाइस थोड़े से यहाँ पे याद रखने, जो मैंने पॉइंट लिख रखे हैं उनकी व्याख्या कर रखी है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो अन्य इसके बाद गाइस क्या कारण होते हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो गाइस अब हम अपने अन्य कारण देख लेते हैं जिसकी वजह से गाइस क्या होता है, आपातकाल लगाना ही पड़ता है। तो जैसे भी हमने देखा कि ये तो कारण थे ही थे, साथ ही साथ गाइस कुछ और परिस्थितियां ऐसे बदलती है, मेजर इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से गाइस हमें आपातकाल लगाना ही पड़ता है। तो क्या होता है गाइस, राजनारायण, ये आपको नाम याद रखना है, राजनारायण। ठीक है, जो कि एक समाजवादी नेता थे गाइस। ये क्या होता है, जब 1971 में हमारा 5वां लोकसभा चुनाव होता है तो ये इंदिरा गांधी के विपक्ष में गाइस क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो 1971 में गाइस क्या होते हैं, ये उनके विपक्षी नेता के रूप में चुनाव लड़ते हैं। तो 1971 में हमने देखा था कि इंदिरा गांधी जीत जाती है, तो राजनारायण गाइस क्या होते हैं, हार जाते हैं। जब ये हार जाते हैं तो गाइस इसी का बदला लेने के लिए गाइस क्या करते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, आपको नाम याद रखना है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गाइस क्या करते हैं, ये इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, पिटीशन दायर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि राजनारायण का मानना था कि इंदिरा गांधी ने इस चुनाव को जीतने के लिए सरकारी मशीनरी या सरकारी सेवाओं का, कर्मचारियों का यूज करा है, जो कि हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो उसने गलत तरीके से चुनाव जीता है। तो इसलिए गाइस क्या करते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हैं इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय गाइस 12 जून 1975 को फैसला सुनाता है। फैसला ये सुनाता है कि
उसको जब पता चलता है कि इंदिरा गांधी ने ऐसा एक्चुअल में यूज़ किया है, सरकारी कर्मचारी का यूज़ करके गलत तरीके से चुनाव जीता है, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है, स्टार्टिंग में उसको लगा, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक फैसला सुनाता है कि इंदिरा गांधी अब जो है सांसद नहीं रहेगी क्योंकि उसने गलत तरीके से चुनाव जीता है। और उसने ये बताया कि अगर 6 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी चुनाव नहीं करवाए जाते हैं और ये नहीं जीतती है तो इंदिरा गांधी क्या है, सांसद नहीं रहेगी। तो यही बोला गया कि इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं है, 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाए, अगर जीतती है तो बनी रहेगी अपने पद पर, नहीं जीतती है तो अपने पद को इसे छोड़ना पड़ेगा, अर्थात नए चुनाव होंगे तो नए उम्मीदवार को हम सांसद बनाएंगे। लेकिन गाइस क्या होता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को जो फैसला दिया जाता है इसके द्वारा, ये फैसला गाइस लंबे समय तक नहीं टिकता है। उसी बीच में गाइस क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय बीच में आ जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को जब इसकी सूचना मिलती है तो 24 जून 1975 को गाइस सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करता है और वो गाइस अपना फैसला ये सुनाता है सर्वोच्च न्यायालय कि आपने जो बोला है इंदिरा गांधी सांसद नहीं है, हम आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन आपके हम फैमिली को डायरेक्टली मना नहीं कर रहे हैं कि वो सांसद नहीं है, बट हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आप जो है ये जो फैसला दे रहे हो कि वो सांसद नहीं है, चुनाव कराने ही चाहिए, ऐसा नहीं है। पहले हम इस मामले में जांच करेंगे कि एक्चुअल में इंदिरा गांधी ने वाकई में ऐसा किया भी था, चुनाव को जीतने के लिए उसने सरकारी मशीनरी को, कर्मचारी को यूज किया भी था या नहीं किया था, पहले हम जांच करेंगे। हमारा फैसला आने तक वो संसद बनी रहेगी, अपने पद पर बनी रहेगी, लेकिन वो संसद की जो भी बैठक होगी, गतिविधि होगी, उसमें भाग नहीं ले पाएगी। तो ये किसने बोला था, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था, ठीक है। और 6 वर्षों तक जो था उसके किसी भी चुनाव ना लड़ने पर जो थी रोक लगा दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को जो था नामंजूर कर दिया था और इस फैसले पर जो था राय आगे मिली, ठीक है। और इसी के साथ साथ गाइस क्या हुआ, इस स्थिति को देखते हुए देश में जो था इंदिरा गांधी के इस्तीफे को लेकर मांगे उठने लगी कि इंदिरा गांधी अपना पद छोड़ दे, प्रधानमंत्री का पद छोड़ दे। और 25 जून 1975 को गाइस क्या होता है, जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी नारायण दिल्ली के रामलीला मैदान में गाइस विरोध प्रदर्शन करते हैं और देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा भी कर देते हैं और संपूर्ण क्रांति का नारा भी वो देते हैं, ठीक है। तो रामलीला मैदान में क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं इंदिरा गांधी के इस्तीफे को लेकर। और क्या होता है गाइस, वो पुलिस से, सेना से और सरकारी कर्मचारियों से सरकार के आदेशों का पालन ना करने की बात भी कहते हैं। वो यानी कि पुलिस को, सेना को और सरकारी कर्मचारियों को बोलते हैं कि आप जो है, जो सरकार है गलत तरीके से चुनी गई है, इसके फैसलों को आप, इसके आदेशों का पालन ना करें। इससे क्या होगा, देश में दिक्कतें ही दिक्कतें फैलती जाएगी। तो देश में गाइस इतनी सारी जनता जो थी कांग्रेस के पार्टी के खिलाफ जो था, इंदिरा गांधी के खिलाफ होने लगी। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को बेचैनी महसूस होने लगी कि देश की बहुत सारी जनसंख्या मेरे खिलाफ हो रही है। तो इसी स्थिति को देखते हुए गाइस इंदिरा गांधी को मजबूरन अपने आप को सेव तो करना था, कुछ ना कुछ तो करना था। उसको पता था कि देश में आपातकाल जैसी व्यवस्था भी होती है, ठीक है। तो इसी वजह से गाइस क्या हुआ, इसी स्थिति को देखते हुए इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, याद रखना है पहली बार हमारे देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लगा था। तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर पहली बार जो था देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। पहली बार आपातकाल नहीं लगा, पहली बार आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ठीक है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी, तो 25 जून 1975 को लगी थी, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगी थी। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, ये आधी रात को लगाया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद इस समय पर हमारे देश के राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी द्वारा उनको प्रस्ताव भेजा गया, उनके द्वारा मंजूरी मिल गई और रातों रात जो था गैस हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। तो सुबह जाकर जो थी हमारे देश के सांसदों को, नेताओं को जो थी इस बात की सूचना मिली थी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे गाइस आपके मन में डाउट ये फैल रहा होगा, अभी उठ रहा होगा कि हमारे देश में जो है गाइस ये आपातकाल लगाया गया, आखिर आपातकाल ये होते क्या है। थोड़ा सा आप ये भी जान लो, आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए आपातकाल जो है गाइस एक संवैधानिक प्रावधान है जो हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 18 में इस आपातकाल का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और ये आपातकाल वाली जो व्यवस्था है ना, हमने जर्मनी के संविधान से ली है। अगर आपने 11th क्लास का पॉलिटिकल्स का चैप्टर पढ़ा होगा ना, फर्स्ट चैप्टर, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो हमारे देश में गैस आपातकाल 3 तरीके से बताए गए हैं। 3 तरीके से कौन कौन से हैं, एक है हमारा गैस राष्ट्रीय आपातकाल, एक है गैस हमारा राज्य आपातकाल, दूसरा है गैस हमारा, तीसरा है हमारा वित्तीय आपातकाल। तो 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, और एक हमारा इकोनॉमिक इमरजेंसी हम कह सकते हैं, यानी कि वित्तीय आपातकाल। और तीनों ही आपातकाल का वर्णन गाइस अलग अलग अनुच्छेद में किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, 356 में राज्य आपातकाल का वर्णन है, 360 में गाइस आपका वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, 356 या 352, तो 352 में वर्णित है। अब बात कर लेते हैं आपातकाल लगाया क्यों जाता है। तो गाइस देखिए, आपातकाल जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसके लिए कुछ कारण बता रखे हैं कि अगर देश में ऐसी कुछ संभावना स्थिति उत्पन्न होगी तभी हम राष्ट्रीय आपातकाल का यूज करेंगे।
करेंगे और उस टाइम पे क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो देखिए, युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में, यानी कि हमारे ऊपर कोई देश आक्रमण करने वाला हो इस स्थिति में, ठीक है, और आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जब हमारे देश में इस तरीके की कोई संभावना उत्पन्न होने वाली है, तो देश में गाइस क्या है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर गाइस क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। 352 का यूज वो कर सकते हैं। राज्य आपातकाल, राज्यों में आपातकाल इमरजेंसी कब लगती है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। समझ नहीं आया ना, बिल्कुल ही नहीं समझ आया होगा यार। संवैधानिक तंत्र का मतलब क्या? अरे भाई, जो संविधान के अनुसार राज्य सरकार प्रशासन चलाते हैं ना, जब वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, उस दायरे से हटकर गलत तरीके से शासन चलाने का प्रयास करती है, उसे गाइस हम बोलते हैं संवैधानिक तंत्र का विफल होना। ठीक है, तो गाइस जब भी सरकार गलत तरीके से संविधान के बाहर जाकर शासन चलाने का प्रयास करती है राज्य में, तो वहां पर 356 को लागू कर दिया जाता है, अर्थात राज्य आपातकाल लागू हो जाता है। बात कर लें वित्तीय आपातकाल की। वित्तीय आपातकाल कब लगता है? तो जब देश में गाइस वित्त से संबंधित या आर्थिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति हो, तब जाकर देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये है गाइस हमारे 3 आपातकाल। अब इस आपातकाल के दौरान होता क्या है? तो देखिए, आपातकाल जब भी लगता है तो देश में संघीय व्यवस्था, जो हमारी फेडरलिज्म सिस्टम है, वो क्या होता है, एकात्मक व्यवस्था में बदल जाता है। यानी कि राज्य सरकारों के पास भी अपनी पावर होती है सरकार चलाने की। तो ऐसे में क्या होता है, सारी राज्यों की सरकारें अपना शासन व्यवस्था चलाना छोड़ देती है। केंद्र सरकार, ठीक है, जो सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट होती है, उसके पास सारी शक्तियां आ जाती है, वही अपने अनुसार देश में प्रशासन को चलाती है। सब राज्य सरकारों की शक्ति को छीन लिया जाता है, केंद्र के पास सारी शक्ति आ जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है देश में। ठीक है, और ऐसे में गाइस क्या होता है कि सरकार चाहे तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों में छेड़छाड़ कर सकती है, उनको रोक सकती है, उन पे छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उन जनता से छीन सकती है मौलिक अधिकारों को। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो जीवन से संबंधित, दैहिक प्राण संबंधित जो हमारा मौलिक अधिकार है 21 में, उसको नहीं छीन सकते। ये हमारे संविधान में बताया गया, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ही याद रखना है कि सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है, राज्य सरकारें कुछ भी अपने अनुसार कर नहीं सकती है, और सरकार चाहे तो लोगों के मौलिक अधिकारों को भी छीन सकती है ऐसे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे देश में गाइस राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगे हैं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है जी, टीचर भी आपको नहीं बताते हैं। तो देख लो, हमारे देश में गाइस राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगे हैं। पहला लगा है 1962 में, जी बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हो ना, सुन लो। दूसरा लगा था 1971 में, तीसरा लगा है गाइस हमारा 1975 में। इन आपातकाल के अलावा हमारे देश में कोई भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा। और बहुत सारे बच्चों को गाइस हमेशा ही डाउट रहता है कि हमारे देश में जो 1975 में आपातकाल लगा था, क्या वो पहला आपातकाल था, उससे पहले भी लगे हैं? तो भाई 3 लग चुके हैं, 1962, 71 और 75 में। राज्य आपातकाल की बात करूं तो ये अनगिनत है, ये तो याद ही नहीं रखने हैं, क्योंकि हर राज्य में कभी ना कभी लगते रहते हैं। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो क्या ये हमारे देश में कभी लगा है? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम बताओगे। भाई इतना तो काम तुम भी कर सकते हो ना, तो ये काम तुम मुझे करके बताओगे कि वित्तीय आपातकाल हमारे देश में लगा है या नहीं लगा है। तो ये है गाइस कुछ तमाम कारण, जो मैंने पॉइंट लिख के बताए हैं वही आपको लिखने हैं। पहला 1971 का बांग्लादेश युद्ध, मानसून की असफलता, छात्र आंदोलन, ठीक है, रेल हड़तालें, न्यायपालिका से संघर्ष, नक्सलवादी आंदोलन। ठीक है, तमाम कारणों में आप ये सब डाल सकते हैं। इसके बाद आपका पूरा आंसर ये रेडी हो जाता है। उसके बाद आपको इसकी व्याख्या कर देंगे। मैंने आपको वो डिटेल में थोड़ा इसलिए बताया है ताकि आपको नॉलेज मिल जाए। अगर आप 1-2 पॉइंट भूलते भी हो तो आपको स्टोरी याद रहेगी, आप उसको बना के लिख पाओगे। तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा गलत वे में मत लिया करो कि मैं इतना बड़ा बता देता हूँ। मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर आप कुछ भूल जाओ, इतने बड़े में से अगर कुछ भूल भी जाओ तो थोड़ा तो बचेगा ना आपके पास लिखने के लिए। ठीक है, तो ये गाइस कुछ तमाम कारण है। कैसे लिखने हैं बता दिया, पॉइंट डाल डाल के व्याख्या करके आप लिखोगे। अब आपातकाल जब लगता है तो देश में क्या परिणाम निकलते हैं, उसके अब हम परिणाम को देख लेते हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने राष्ट्रीय आपातकाल के क्या परिणाम निकलेगा। इस इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के परिणामों का वर्णन करें। चाहो तो आप पॉइंट में लिख सकते हो, उसकी हेडिंग व्याख्या कर सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो गाइस सबसे पहला परिणाम ये निकला कि रातों रात जो था गाइस समाचार पत्रों की बिजली काट दी गई, क्योंकि समाचार पत्रों में उसके बारे में व्यापक रूप से बताया जाना था ताकि जनता को ना पता चल सके, इसलिए क्या करा, बिजली काट दी गई। और उन पर जो था गाइस सेंसरशिप लगा दी गई। सेंसरशिप का मतलब होता है जब सरकार के द्वारा समाचार पत्रों पर कुछ भी खबर को छापने पर जब रोक लगा दी जाती है तो उसे बोलते हैं सेंसरशिप। ठीक है, तो सेंसरशिप लगा दी गई और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को गाइस निष्प्रभावी कर दिया गया, यानी कि उनसे जो थे उनके मौलिक अधिकार भी छीने जाने लगे। और बड़े बड़े नेताओं को जो आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, निवारक नजरबंदी के आधार पर गाइस जेल में डाल दिया गया, गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ से निवारक नजरबंदी क्या होती है थोड़ा सा आप ये जान लो। तो गाइस क्या होता है, भारतीय संविधान में एक प्रावधान है कि जब भी हमें ये लगे, यानी कि सेना को, पुलिस को ये लगे कि कोई व्यक्ति देश के विरुद्ध कुछ ऐसी गतिविधि करने वाला है जिससे देश के ही
ही नुकसान होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में गाइस क्या करती है सरकार या सेना जो है पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है शक के आधार पर। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है कि वो कोई गलत काम करने वाला है जिससे हमें नुकसान हो सकता है, तो उसी को गाइस हम क्या बोलते हैं, निवारक नजरबंदी बोलते हैं। तो इसके आधार पर बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया उस टाइम पीरियड में। ठीक है, धरना प्रदर्शन व हड़ताल आदि पर जो था देश में रोक लगा दी गई, क्योंकि इसी से क्या था, हमारे देश में व्यवस्था खराब हो रही थी, बदल रही थी बहुत सारी। ठीक है, और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन और जमाते इस्लाम, जो कि एक मुस्लिम संगठन और आरएसएस एक हिंदू संगठन है, पर सांप्रदायिक शक के आधार पर, यानी कि सांप्रदायिक दंगे ना भड़का दे, यानी कि हिंदू मुस्लिमों को लड़वा ना दे ऐसे टाइम पीरियड में, इन पर इस शक के आधार पर जो था प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये गाइस कुछ परिणाम थे जो देश में व्यवस्थाएं बदल रही थी। और राजीव गांधी गाइस एक क्या है, नसबंदी कार्यक्रम भी चलाते हैं जिससे बहुत सारे लोगों की गाइस जान भी जाती है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में गाइस क्या होता है, सरकार जो है अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए संविधान में 42वां संशोधन कर देती है। और ये संशोधन गाइस ऐसा संशोधन है हमारी राजनीति में जिसे हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं। तो 42वें संशोधन को गाइस हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं, यानी कि छोटा संविधान। और ये जो संशोधन था गाइस हमारे देश में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संशोधन माना जाता है, जो कि 1976 में किया गया था, याद रखना आपको। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा जो था गाइस संविधान में बड़े बड़े बदलाव किए गए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लेता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। मेरे टाइम पे आया था कि 42वां संशोधन कब किया गया या इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, या लघु संविधान के नाम से किस संशोधन को जाना जाता है, तो 42वें संशोधन को जाना जाता है। अब इस संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से बड़े परिवर्तन किए गए, आपकी बुक में डिटेल में आपको नहीं मिलेगा सारी चीजें, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए, नोट डाउन कर लेना। पहला परिवर्तन ये किया गया इस संशोधन से कि विधायिका का जो कार्यकाल है, आपको पता है 5 वर्ष होता है, उसको 6 वर्ष कर दिया गया था, बाद में उसको दोबारा चेंज कर दिया गया था 1978 में। ठीक है, और नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, कर दिया गया था। आपको पता है कि हमारे देश में नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी बनाए गए हैं, तो 1976 से पहले नहीं हुआ करते थे, वो संवैधानिक रूप से जो था उन्हें भाग 3 में 1976 में वर्णित किया गया। और साथ ही साथ अगर उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए दंड के क्या क्या प्रावधान होंगे इसका भी वर्णन किया गया है। ठीक है, और संविधान की प्रस्तावना में जो था धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सभी धर्म जो होंगे सम्मान होंगे, सरकार किसी भी एक धर्म की पैरवी नहीं करेगी, समाजवाद एवं एकता और अखंडता शब्द को जो था भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जोड़ा गया था। आप अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भारत जो एकता और अखंडता के लिए समाजवाद पंथ निरपेक्ष देश कहलाएगा। ठीक है, तो हमारी जो प्रस्तावना में जो शब्द आपको मिलते हैं ना, ये शब्द जो था इसी संशोधन के द्वारा जो था हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। साथ ही साथ एक और चेंजेस किया था कि हमारे देश में अब कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर पाएगा। तो ये गाइस कुछ चेंजेस थे, यहाँ से आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछे जा सकते हैं, बता दिया कि 42वां संशोधन कब हुआ 1976 में, लघु संविधान के नाम से किस संशोधन को जाना जाता है, तो 42वें संशोधन को जाना जाता है। इसके दौरान कौन कौन से परिवर्तन किए गए, तो ये परिवर्तन आपके किए गए थे। अब इसी दौरान गाइस क्या होता है, सरकार जहां पर इतनी सारी चीजें करती रहती है उसी के जवाब में गाइस क्या होता है, जनता भी चुप नहीं बैठती है, सेंसरशिप लगती है, तो लोग क्या करते हैं उसके विरोध में, उसके जो है विरुद्ध में, उसके अगेंस्ट आवाज भी उठाते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जैसे अखबारों ने सेंसरशिप का गाइस खुलकर विरोध करा। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जैसे अखबार क्या करते हैं, जब ये सेंसरशिप लग जाती है तो उसका विरोध करते हैं सरकार के विरुद्ध। आगे क्या होता है गाइस, एक कन्नड़ लेखक होते हैं शिवराम कारंत। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, शिवराम कारंत होते हैं। और हिंदी लेखक होते हैं गाइस आपके फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु ये क्या करते हैं गाइस, दोनों ही अपने अपने सम्मान जो सरकार के द्वारा इनको मिले होते हैं, इनके अच्छे कार्यों के लिए, ये क्या करते हैं गाइस अपने पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्डों को गाइस क्या करते हैं, सरकार को वापस लौटा देते हैं सरकार की इस तरीके की नीतियों को देखते हुए। तो ये थे गाइस आपके राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम के आपातकाल जब लगाया गया तो देश में किस तरीके की व्यवस्था हमें देखने को मिली थी। आई बिलीव यहाँ से आप समझ गए होंगे लघु संविधान को लेकर गाइस क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपातकाल के परिणाम 4 मार्क्स में भी आता है गाइस, या तो आपसे डायरेक्टली 6 मार्क्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकाल के क्या कारण थे और क्या परिणाम रहे, दोनों को मिक्स करके 6 नंबर में आता है। तो इस तरीके से आप लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
अब यहाँ पे गाइस आपका एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो हम देख लेते हैं। वो ये है कि आपातकाल लगाना क्या जरूरी था या नहीं था। तो आपातकाल के पक्ष और विपक्ष में तर्क हम देख लेते हैं, यानी कि भारत में जो आपातकाल लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल, क्या वो लगाना उचित था या नहीं उचित था, उसके बारे में गाइस हम सत्ता दल की और विपक्षी दलों की गाइस क्या क्या राय थी उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, आपातकाल के पक्ष और विपक्ष में तर्क, आपकी हेडिंग भी दे रखी है बुक में। तो पक्ष में गाइस क्या बोला जाता है, यानी कि सत्ता दल ने इसके पीछे क्या हवाला दिया आपातकाल लगाने के बाद कि आपातकाल क्यों लगाना जरूरी है। तो सत्ता दल ने बोला कि बार बार गाइस धरना प्रदर्शन व सामूहिक कार्रवाई से लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न हो जाती है। सिंपल सी बात है, अगर देश की जनता बार बार लोकतंत्र के खिलाफ आंदोलन करेगी, धरने प्रदर्शन करेगी, तो क्या होगी, लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न होगी और सरकार का ध्यान विकास के कार्य से भटक जाता है। तो ऐसे में जो था देश में ऐसी गतिविधियां चल रही थी, इस वजह से जो था हमने देश में आपातकाल लगाया था। ये किसकी दलील थी, सत्ता दल की दलील थी। और सत्ता दल के अनुसार भारतीय एकता के विरुद्ध जो था अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही थी। इसी स्थिति को देखते हुए जो था हमने क्या करा, देश में अपनी राष्ट्रीय एकता को बचाने के लिए जो था देश में राष्ट्रीय आपातकाल 352 का यूज किया था। ये था गाइस आपके सत्ता दल की दलील आपातकाल लगाने के पीछे। अब बात कर लेते हैं विपक्षी दलों ने क्या दलील दी कि आपातकाल लगाना जरूरी क्यों नहीं था, उनका मानना क्या था इसके पीछे। तो उनका मानना था गाइस, विपक्षी दलों के अनुसार आज़ादी से अब तक देश में कई जन आंदोलन चलाए जा चुके हैं, तब क्यों नहीं आपातकाल लगाया गया। यानी कि उनका मानना था कि आप बोल रहे हो कि देश में छात्र आंदोलन हो रहे हैं, छात्र जो है बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, देश में आर्थिक व्यवस्था बदलती जा रही है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो आपने आंदोलनों का आधार बनाते हुए, अन्य चीज़ों को आधार बनाते हुए देश में आपातकाल लगा दिया। तो ऐसे में गाइस विपक्षी दलों ने बोला कि देश में अब तक जो है बहुत सारे जन आंदोलन हो चुके हैं, तो अब तक आपने कभी आपातकाल उस स्थिति में क्यों नहीं लगाया। तो ये एक उन्होंने पीछे कारण दिया, ठीक है। और गुजरात व बिहार के छात्र आंदोलन तो शांतिवादी थे, तो ऐसे में आपातकाल लगाना ही अनुचित था। जो विपक्षी दल थे उन्होंने बोला कि आप जो बोल रहे थे कि गुजरात और बिहार में जो छात्र आंदोलन चलाए गए थे हिंसावादी थे, वहाँ पर जब जाँच पड़ताल की गई तो वो तो शांतिवादी थे, और वहाँ पर जो भी गिरफ्तार हुए थे उनके विरुद्ध कोई भी हिंसक गतिविधि को भड़काने के लिए आरोप नहीं लगाया गया था। तो ऐसे में जो आप हवाला दे रहे हो कि वो जो हिंसावादी आंदोलन थे उसकी वजह से हमें आपातकाल लगाना पड़ा, वो जो था बिल्कुल गलत था, ठीक है। और सत्ता दल ने शासक दल को बचाने के लिए जो था आपातकाल लगाया था। यानी कि सत्ता दल ने बोला था कि हम देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए आपातकाल लगा रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों ने बोला कि आप देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए आपातकाल नहीं लगा रहे हो, बल्कि सत्ता दल यानी कि कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए, इंदिरा गांधी को बचाने के लिए आपने जो आपातकाल लगाया था, ठीक है। तो ये है इस पक्ष और विपक्ष में तर्क। अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। यहाँ से यद्यपि क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इस आपातकाल से क्या सबक सीखने को मिले, हमें क्या सीखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में याद रखना। पहला ये हुआ गाइस कि लोकतंत्र के आपातकाल के बाद जो था गाइस देश में जो थी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी ठप हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय गाइस ऐसा आया कि जब देश में जो था दोबारा से लोकतंत्र के अनुसार जो था देश में कामकाज चलने लगा। जब आपातकाल लगा तो विश्व के अन्य देशों को गाइस ऐसा लग रहा था विश्व में कि भारत में जो हम लोकतंत्र कायम ही नहीं रह पाएगा। लेकिन थोड़े समय बाद ही जो था देश में लोकतंत्र दोबारा से अच्छे ढंग से काम करने लगा। तो आपातकाल से हमें क्या सबक सीखने को मिले, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लोकतंत्र गाइस भारत से आसानी से समाप्त नहीं हो सकता है, ये हमें पता चल गया कि लोकतंत्र आसानी से भारत से खत्म नहीं हो सकता है। और नागरिक जो थे गाइस इस आपातकाल के बाद अपने मौलिक अधिकारों के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत हो गए थे, क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को इस टाइम पीरियड में निष्प्रभावी कर दिया गया था। तीसरा सबक हमें यह सीखने को मिला कि राष्ट्रीय आपातकाल शब्द हेतु संविधान में जो सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था ना, यानी कि सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में हम देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, तो उसको हटाकर क्या हुआ गाइस, उसके स्थान पर जो था आंतरिक गड़बड़ी शब्द को जो था राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जो था जोड़ दिया गया था। तो ये थे गाइस हमारे आपातकाल के सबक। पहला, हमारे देश से लोकतंत्र कभी भी जल्दी से समाप्त नहीं हो सकता है। नागरिक जो थे अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत हुए। पुलिस प्रशासन और सेना व्यवस्था जो थी सरकार की एक तरीके से कठपुतली बन गई थी, और आगे चलकर भी जो था उसने कठपुतली के रूप में ही काम करा। ये हमें सबक कहाँ से मिले, आपातकाल से मिले थे। तो इस पार्ट में गाइस हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि वीडियो आपकी लंबी ना हो जाए। लेकिन आपको गाइस मैंने थोड़ा डिटेल में बताने के लिए ही इतनी चीज़ें बताई है ताकि आपको इस चैप्टर में कोई डाउट ना रहे, क्योंकि इस चैप्टर से गाइस बहुत बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करना। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वित्तीय आपातकाल देश में कब लगा, तो वो मुझे आप जरूर बताइएगा। दूसरी चीज़, वीडियो में कहीं पे भी गाइस कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेगा। आई बिलीव मैंने जहाँ से आपको डिटेल में बताया कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा बुक को पढ़ने के बाद, और बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है गाइस, ठीक है। तो डाउट रहेगा पूछ लेना। मिलेंगे सेकंड पार्ट में जहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा लगभग। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।